वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम में रिलीज हुई एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बोगनविले। एक्चुअली बोगनविले का मतलब है पेपर वाले फूल। मतलब आपने ऐसे फूल देखे ही होंगे जो पेपर की तरह नजर आते हैं, डिफरेंट कलर्स में भी होते हैं। मूवी में आपको देखने को मिलेगा। इस मूवी में फहद फाजिल, ज्योतिर्मयी, कुंचाको बोर्बन लीडिंग रोल पर है। मूवी के लास्ट 30 मिनट्स मुझे बहुत ही पसंद आए। मतलब प्रेजेंटेशन कुछ अलग ही लेवल का है। मलयालम मूवीज की यही खास बात है, स्टार्टिंग से मूवी बहुत ही धीमे धीमे चलती है, लेकिन जब पर्दे हटने लगते हैं जस्ट गूज़बम्स। रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रात के समय डॉक्टर थॉमस और उसकी बीवी रीतू अपनी कार में कहीं पर जा रहे होते हैं। रीतू थॉमस के कंधे पर अपना सर लगाकर सोई होती है। उसी वक्त इनकी गाड़ी का जबरदस्त तरीके से एक्शन हो जाता है। एक लॉरी इनको ठोक देती है। उसके बाद सीन 8 साल के बाद शिफ्ट होता है, जहां पर रीतू अपने दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर रही होती है। बच्चों को ड्रॉप करने के बाद रीतू एक गहरी सोच में डूब जाती है। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि रीतू के घर के सराउंडिंग में बोगनविले के फूल लगे होते हैं, वही पेपर वाले फूल। खैर रीतू वापस अपने घर में आते हुए अपने घर में काम करने वाली रीमा से कहने लगती है कि तुम फटाफट से बच्चों को रेडी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। रीमा कहने लगती है, अरे मैडम, आपने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को स्कूल भेजा। तो रीतू दोबारा सोचते हुए अपने बेडरूम में जाकर एक डायरी को ओपन करती है। उसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारा नाम रीतू है, तुम्हारे हस्बैंड का नाम डॉक्टर थॉमस है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं और उसी तरह तुम्हें भूलने की बीमारी भी है। एक्चुअली रीतू दिखने में तो नॉर्मली लगती है, लेकिन सडनली रीतू को ब्लैकआउट हो जाता है। ये सब कुछ भूल जाती। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रीतू पेंटिंग्स करती रहती है, ये इसकी स्पेशल हॉबी होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर थॉमस अपने किसी कोलिग से बात कर रहा होता है। कहने लगता है कि जब से हमारा एक्सीडेंट हुआ रीतू को ये बीमारी हो गई। मतलब दिखने में तो बहुत ही नॉर्मल लगती है, अपने सारे काम कर लेती है, लेकिन सडनली वो सारी चीजें भूल जाती है। कभी कभार तो मुझे ही भूल जाती है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जॉब को स्टॉप करके रीतू का ख्याल रखूं। उसकी देखरेख करने के लिए मैंने एक काम वाली बाई को भी रखा। सारा वीक बहुत ही टेंशन में गुजरता है मेरा। बस संडे एक दिन अपने फार्म हाउस पर जाकर थोड़ा चिल करता हूँ। मेरे दादाजी ने वो फार्म हाउस मेरे नाम पर किया था। वहाँ पर काफी सारे तरकारियों के पौधे हैं। फार्मिंग करते हुए वहीं पर एक दिन गुजार लेता हूँ मैं, और बचे वेजिटेबल्स घर को ही ला लेता हूँ। दूसरी तरफ रीतू, रीमा और उसका हस्बैंड बीजू एक पेंटिंग शॉप पर जाने लगते हैं। बीजू कार ड्राइवर की तरह काम करते रहता है। रीतू जब भी अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती, अपनी पेंटिंग को इस शॉप में लाकर बेचते रहते हैं। रीतू रीमा से कहती रहती है कि पता नहीं मेरे पेंटिंग्स कौन खरीद रहा है। फटाक से मेरे पेंटिंग्स बिक जाते हैं। शॉकिंग बात यह है कि रीतू की पेंटिंग सारे थॉमस ही खरीद रहा होता है। रीतू के सारे पेंटिंग्स अपने फार्म हाउस पर लाकर रखते रहता है। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि रीतू हमेशा अपनी पेंटिंग्स में बोगनविले के फ्लावर्स ही ड्रॉ करती रहती है। और इसी तरह जब भी पेंटिंग करती ऐसे फील करती ये पहली बार इन फ्लावर्स को ड्रॉ कर रही है, क्योंकि ये रीतू तो गजनी टाइप है ना, पहले क्या पेंट किया था भूल जाती है। थॉमस हर वीकेंड अपने फार्म हाउस पर आकर मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हुए थोड़ा रिलैक्स होते रहता है। खैर उसके बाद जब थॉमस वापस अपने घर पर जाता है तो रीतू रोते हुए थॉमस से कहने लगती है कि थॉमस, जब भी मैं पेंटिंग्स करती थी अपने फ़ोन में उसकी पिक्चर सेव कर लिया करती थी। आज जब मैंने उन फोटोज को देखा तो सारे फोटोज में मैंने बोगनविले के पेंटिंग्स ही है। क्यों मैं हमेशा इन्हीं फूलों की पेंटिंग्स कर रही हूँ? क्या हुआ है मुझे थॉमस? मैं दूसरे पेंटिंग्स ड्रॉ करना चाहती हूँ। थॉमस रीतू को कोई इंजेक्शन डालकर रिलैक्स कर देता है। बाद में थॉमस रीतू का फ़ोन लेकर वो सारे फोटोज को डिलीट कर देता है ताकि ये दोबारा थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। बाद में उसी रात इन दोनों के बीच कुछ मुच्ची भी होने लगती है। भाड़ में जाए बीमारी इसकी जात का। खैर आधी रात को रीतू जंगली सुअरों की आवाज़ सुनकर फटाक से अपनी नींद से जाग जाती है। थॉमस से कहने लगती है कि मैंने न्यूज़ में सुना है कि आधी रात को चोर घर में घुस आ रहे हैं, और ऊपर से हमारे घर के सराउंडिंग में कोई फेंसिंग भी नहीं है, आसपास घर भी नहीं है। स्पेशली मुझे बच्चों की बहुत फिक्र है। थॉमस कहने लगता है कि घबराओ मत, कल ही मैं सीसीटीवी कैमरास लगवाता हूँ। सुबह होने के बाद रीतू एज यूजुअल की तरह अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगती है, और थोड़ी देर के बाद थॉमस अपने घर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाने लगता है। ये देखकर रीतू थोड़ा रिलैक्स होती है। उसी रात रीतू को दोबारा कोई आवाज आने पर सडनली ये अपनी नींद से जाग जाती है। बगल में देखने पर थॉमस के सर से खून बह रहा होता है। उसी वक्त एक अनजान बंदा
रितु का गला दबोचने लगता है। सुबह होने के बाद थॉमस अपने हॉस्पिटल पर जाकर अपने सर पर लगे हुए जख्म की मरहम पट्टी करवाने लगता है। अपने कुलिक से कहने लगता है कि कल रात हमारे घर में एक चोर घुस आया था, उसी ने मेरे सर पर ये जख्म किया। अच्छी बात यह है कि घर में कोई चोरी नहीं हुई। अब मैंने सोचा कि पुलिस कंप्लेंट की क्या जरूरत है। अब रितु तो ये बात भूल ही चुकी होती है कि इसके घर में एक चोर घुस आया था। उसके बाद थॉमस एक टैक्सी के जरिए से वापस अपने घर पर आता है। रितु इसी के बारे में पूछने लगती है कि हमारी गाड़ी क्या हुई। थॉमस कहने लगता है कि मैंने हमारी गाड़ी को सर्विसिंग पर दिया है, और एक्चुअली थॉमस एक ही जगह पर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते रहता है। दूसरे दिन जब रितु बस ऐसे ही टीवी देख रही होती है तो एक न्यूज़ चलने लगती है कि तमिलनाडु के रहने वाले एक मिनिस्टर की बेटी छाया 2 दिनों से मिसिंग है। सारे पुलिस वाले छाया को ढूंढ रहे हैं। छाया की फोटो देखने के बाद रितु को ऐसा लगता है कि इसने छाया को कहीं पर देखा है। यही बात रितु रीमा को भी सुनाने लगती है। तो रीमा कवर अप करने के लिए रितु को झूठ कहने लगती है कि जब हम दोनों मार्केट पर गए थे तो एक पुलिस वाला इसी लड़की की फोटो दिखाकर हमसे पूछा था। छाया की फोटो देखते ही रितु को एक सीनरी याद आती है कि छाया सनफ्लावर के बागीचे में खड़ी है। मतलब इस तरह से धुंधली धुंधली सी यादें होती है। खैर दूसरे दिन रितु के हाथ में जो ब्रेसलेट होती है वो नजर नहीं आ रही होती है। रितु रीमा को यही बात बताकर ये दोनों सारे घर में तलाश करने लगते हैं, लेकिन नो यूज। बाद में रितु बहुत ही खुश होकर थॉमस को फटाफट से घर पर आने के लिए कहती है। जब थॉमस घर पर आता है तो रितु थॉमस को एक नई पेंटिंग दिखाने लगती है। रितु 3 पेंटिंग्स की होती है, सनफ्लावर की, रैबिट की, बैट की। बैट मतलब बैटमैन। रितु कहने लगती है कि ये 2 पेंटिंग्स मैं बच्चों के कमरे में रख दूंगी। ये चीज देखकर थॉमस भी बहुत खुश होने लगता है कि आज रितु ने एक नई पेंटिंग्स पेंट की है बिना बोगनविले फ्लावर्स के। दूसरे दिन डेविड नाम का एक पुलिस वाला अपने साथी के साथ थॉमस के घर पर आकर थॉमस के घर को थोड़ा शक भरी निगाहों से देखते रहता है। डेविड थॉमस से पूछने लगता है क्या ये घर आपका है, कितने सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हो। थॉमस कहने लगता है नहीं सर, ये घर हमारा नहीं है, 5 साल से यहाँ पर आज एक किराएदार की तरह रहते आ रहे हैं। डेविड रितु को एक फोटो दिखाकर पूछने लगता है इस फोटो में आप ही हो ना। रितु कहने लगती है हाँ ये मैं ही हूँ। डेविड पूछने लगता है क्यों आप उस मरियन हॉस्टल के पास गए थे, वहीं पर ये चीज रिकॉर्ड हुई है। फुटेज देखने के बाद हमको ये बात पता चली कि आप छाया को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद से ही छाया मिसिंग है। ये सुनने के बाद रितु कुछ याद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रितु को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। इसी दरमियान में थॉमस डेविड को साइड में बुलाकर रितु की प्रॉब्लम को बताने लगता है। वही रितु को भूलने की बीमारी है। डेविड और उसका साथी थॉमस के घर के कुछ फुटेजेस को हासिल करके वहाँ से जाने लगते हैं और ये भी कहने लगते हैं कि कल आप रितु को लेकर पुलिस स्टेशन पर आ जाना। रितु से और कुछ सवालात पूछना बाकी है। सो दूसरे दिन उसी तरह से थॉमस रितु को लेकर पुलिस स्टेशन पर जाता है। डेविड दोबारा रितु से छाया के बारे में ही पूछने लगता है क्या आप अच्छे से याद करके बताइए कि आप छाया को जानते हो, उससे कब मुलाकात की आपने, क्यों उसे फॉलो किया, आपके साथ कोई और था। इस तरह से काफी सारे सवालात पूछने पर रितु अच्छे से याद करके डेविड से कहने लगती है कि मैंने छाया को रीमा के साथ देखा था, रीमा छाया को कहीं पर ले जा रही थी। डेविड रीमा को बुलाकर पूछने पर रीमा कहने लगती है कि उस दिन मैं और मेरा हस्बैंड बीजू हमारे रिलेटिव्स के घर पर गए थे, पता नहीं मैडम ने ऐसा क्यों कहा। बाद में थॉमस डेविड के पास आकर कहने लगता है कि आप रितु की बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए, वो पूरे दिन में सिर्फ 3 लोगों को ही देखती है, इनके अलावा दूसरा चेहरा इसको याद ही नहीं होता। जब जब रितु बहुत ही अजीब की बातें करती रहती है, मतलब सम काइंड ऑफ इमेजिनेशन थिंग्स। डेविड पूछने लगता है कि रितु के चेहरे पर वो जख्म कैसा, और हाँ मैंने आपके घर का सीसीटीवी फुटेज भी देखा, रिसेंटली आपके घर में एक चोर घुस आया था। थॉमस कहने लगता है हाँ सर, एक चोर हमारे घर में घुस आकर हम दोनों पर अटैक किया, लेकिन कुछ चुराया नहीं, इसीलिए मैंने भी पुलिस कंप्लेंट नहीं दी। डेविड कहने लगता है ठीक है, मैं आपकी वाइफ की कंडीशन को समझ सकता हूँ। हमारी टीम में एक साइकोलॉजी डॉक्टर ज्वाइन होने वाली है, उनके जरिए से हम रितु से थोड़ा पूछताछ करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप दोनों जा सकते हो, बच्चे आने वाले हैं ना स्कूल से, जरूरत पड़ने पर दोबारा बुलाएंगे हम। थॉमस एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि एक्चुअली इनके कोई बच्चे है ही नहीं, रितु के 2 बच्चे हैं, ये भी इसका इमेजिनेशन होता है। दूसरे दिन डेविड के टीम में मीरा नाम के एक साइकोलॉजी डॉक्टर शामिल होने पर ये दोनों दूसरे दिन रितु को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। पूछताछ के दौरान रितु बहुत ही कंफ्यूज होने लगती है, मतलब इसको कुछ बातें याद होती है, कुछ बातें याद नहीं, आधी अधूरी बातें याद होती है। मीरा को ही समझ में नहीं आता कि रितु क्या बड़बड़ा रही है।
और इसी तरह रितु एक ही जवाब देती रहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वालों को किसी नदी के पास एक बंदे की लाश पाई जाती है और उसी के आसपास एक ब्रेसलेट भी मिलती है। ये ब्रेसलेट और किसी की नहीं, रितु की होती है। इस तरफ रीमा बातों ही बातों में रितु से उसके ब्रेसलेट के बारे में याद दिलाने पर ये दोनों दोबारा उसी ब्रेसलेट को ढूंढने लगते हैं, गाड़ी में भी ढूंढने लगते हैं। तभी रीमा रितु से कहने लगती है, अरे मैडम, सर ने कहा था ना कि लास्ट वीक गाड़ी को सर्विसिंग पर दिया था, शायद वहाँ पर छूट गई होगी। इस तरह से रितु, रीमा, बिजू उस सर्विस सेंटर पर जाते हैं। वो सर्विसिंग वाले यही कहने लगते हैं, अरे मैडम, लास्ट वीक आपकी गाड़ी हमारे पास आई ही नहीं, तो ब्रेसलेट कहाँ से मिलेगी। रितु सोचने लगती है, तो फिर थॉमस ने मुझसे झूठ क्यों कहा। और थोड़ा इंक्वायरी करने के लिए बिजू वहीं पर काम करने वाले एक बंदे से इसी के बारे में पूछताछ करने लगता है। इस वॉचमैन से ये बात पता चलती है कि रितु को कार ड्राइविंग आती है। रिसेंटली एक रात इस बंदे ने ये देखा कि रितु कार को ड्राइव कर रही है। बिजू भी शौक में रह जाता है कि अगर रितु मैडम को ड्राइविंग आती है तो मुझे काम पर क्यों रखा। खैर उसी रात रितु थॉमस से इसी के बारे में पूछने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुमने हमारी गाड़ी सर्विसिंग पर दी। थॉमस कहने लगता है कि जिस दिन हमारे घर में चोर घुसाया था उसने हम दोनों को जख्मी किया, स्पेशली मुझे ज्यादा। बाद में हम दोनों कार लेकर उसी चोर को पकड़ने की कोशिश की, फॉलो किया। इसी दरमियान में वो चोर एक ब्रिज से नीचे पानी में जंप लगा दी। अब मेरे सर को जबरदस्त चोट आई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया। उसी वक्त तुमने ड्राइविंग की। फटाफट से हम दोनों हॉस्पिटल पर जाकर इलाज करवाया। अब इसी दरमियान में हमारी गाड़ी को कुछ खून के धब्बे लगे थे, तो वहाँ के एक सर्विस सेंटर पर मैंने हमारी गाड़ी को दे दिया। अगर मैं पुरानी जगह पर देता तो शायद उनको शक होता। और वैसे भी रितु, मैंने ये बात तुमको 2 बार बताई, लेकिन तुम हर बार भूलकर नए से सवालात करती रहती हो। दूसरे दिन डेविड और उसकी टीम दोबारा थॉमस के घर पर आकर रितु से कुछ सवालात पूछने लगते हैं, लेकिन रितु कुछ भी जवाब ही नहीं दे पाती। कंफ्यूज होकर बहुत रोने लगती है। डेविड थॉमस से कहने लगता है कि छाया के साथ क्या हुआ ये सिर्फ रितु ही जानती है, लेकिन रितु को कुछ भी याद नहीं। सच पता करने के लिए दूसरा वे ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन दोबारा डेविड और उसकी टीम थॉमस के घर पर आकर रितु को उसका ही ब्रेसलेट दिखाते हुए पूछने लगते हैं कि ये ब्रेसलेट एक नदी के पास मिला। रितु अपने हाथ पर देखकर डेविड से कहने लगती है कि मेरा ब्रेसलेट तो मेरे हाथ में ही है। थॉमस डेविड को साइड में बुलाकर कहने लगता है कि जब हमारे घर में चोर घुसाया था शायद उसी ने रितु के हाथ की वो ब्रेसलेट चुरा ली थी। रितु हर रोज अपने ब्रेसलेट को ढूंढने लगी, इसलिए मैंने उसके लिए नया ब्रेसलेट दिलवा दिया। मतलब यहाँ पर रितु भूल चुकी होती है कि इसका ब्रेसलेट चोरी हो गया था। उसके बाद रितु वॉशरूम में जाकर स्नान करके जब बाहर आती है तो थॉमस रितु का सर साफ करते हुए कहने लगता है, आज भी तुम दोबारा बाथरूम में फिसल कर गिर गई। कितनी बार कहूँ थोड़ा केयरफुल रहा करो। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि रितु हर रोज अपने बाथरूम में गिरती रहती है। दूसरे दिन डेविड रितु को 2 और लड़कियों के फोटोग्राफ्स को दिखाकर कहने लगता है कि जब हम छाया के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो इसी दरमियान में इन दोनों लड़कियों के बारे में भी पता चली कि ये दोनों भी उसी तरह से मिसिंग है। क्या आपने इन दोनों को पहले कभी देखा था। रितु दोबारा यही कहने लगती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। बाद में डेविड और उसकी टीम रितु के डॉक्टर के पास जाकर रितु के बारे में पूछने लगते हैं। वो डॉक्टर कहने लगता है कि रितु महीने में सिर्फ एक बार मेरे पास आती है। जब भी मेरे पास आती बहुत ही नॉर्मली होती है। उस हॉस्पिटल के आसपास भी वही बोगनविले के फूल होते हैं। उसके बाद मीरा रितु के साथ कुछ टेस्ट वगैरह करने लगती है सच उगलवाने के लिए, लेकिन नो यूज। रितु के दिमाग में आधी अधूरी यादें होती है। और इसी तरह एक बात मीरा से कहने लगती है कि जब जब इसको ऐसा लगता है कि ये किसी नदी में गिर रही है। मीरा यही बात थॉमस से बताने लगती है। थॉमस कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि रितु किस नदी के बारे में बात कर रही है। शायद रितु उस नदी को अपने बचपन में देखा होगा। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मीरा उस पेंटिंग शॉप पर जाती है तो पता चलता है कि रितु जो भी पेंटिंग करती है वो सारी पेंटिंग्स थॉमस ही खरीद रहा है। सो थॉमस मीरा को लेकर अपने फार्म हाउस पर जाकर वही सारे पेंटिंग्स दिखाने लगता है। जब ये दोनों बस ऐसे ही कैजुअली बात कर रहे होते हैं तो आसपास इसको जंगली सुअरों की आवाज सुनाई देती है। मीरा पूछने लगती है, क्या यहाँ सुअर है। थॉमस कहने लगता है, यहाँ पर सारे जानवर है, सुअर, कुत्ते, बकरियाँ, मुर्गियाँ। खैर सुबह होने के बाद जब थॉमस अपनी नींद से जागता है तो उसके बेड के नीचे कुछ स्लिप्स को नोटिस करता है। इन स्लिप्स में कुछ ऐसा लिखा होता है कि मीरा ने कहा कि मेरे कोई बच्चे नहीं है और इसी तरह आज मीरा मुझे फार्म हाउस पर ले जाने के लिए कहा। एक्चुअली जो भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती है ऐसी बातें एक पेपर में लिखकर अपने पास रखती है रितु।
थॉमस सोचने लगता है कि मीरा ने रितु से ऐसा क्यों कहा कि हमारे कोई बच्चे नहीं। मैंने ऑलरेडी मीरा को वार्न भी किया था। थोड़ी देर के बाद रितु भी अपनी नींद से जागकर फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम में जाती है। जब बाहर आती है थॉमस दोबारा रितु से यही कहने लगता है कि आज भी तुम दोबारा बाथरूम में गिर गई, कितनी बार कहूँ मैं तुमसे। थोड़ी देर के बाद डेविड थॉमस के घर पर आकर रितु से पूछने लगता है कि मीरा नजर नहीं आ रही। लास्ट टाइम मीरा तुमसे ही मिलने के लिए आई थी। मीरा और तुम्हारे बीच क्या बातें हुई? रितु यही कहने लगती है कि ये मीरा कौन है मुझे पता नहीं। थोड़ी देर के बाद थॉमस अपने फार्म हाउस पर आकर अपने दादाजी की फोटो को देखते हुए अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअली थॉमस की माँ किसी बंदे से लव मैरिज करके घर से चली गई थी। कुछ सालों के बाद जब थॉमस की फादर की फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं होती, थॉमस की माँ इन दोनों को लेकर अपने घर पर आती है। उस टाइम थॉमस का दादा उस गांव में बहुत बड़ा जमींदार होता है। थॉमस का दादा थॉमस के फादर को घर से बाहर धक्का देकर इन दोनों को अपना लेता है, थॉमस और उसकी माँ को। थॉमस की माँ भी कुछ भी नहीं कर पाती। अब थॉमस उसी घर में रहते हुए अपने दादाजी को फॉलो करने लगता है। इसकी भी ख्वाहिश होती है कि ये भी अपने दादाजी की तरह जमींदार बने, सरपंच बने। लेकिन यहाँ पर थॉमस के दादाजी का एक बहुत बड़ा काला सच होता है। दुनिया के सामने तो ये बहुत ही इज्जतदार बंदा होता है, लेकिन थॉमस के दादा को जो भी गांव की लड़की पसंद आती, उस लड़की को बहुत ही बेरहमी के साथ आरएपी करता। अगर कोई भी लड़की मना करती तो थॉमस का दादा ऐसी लड़कियों को मार के टुकड़े टुकड़े करके सुअरों को खिलाते रहता है। थॉमस के दादा के पास जो भी बंदे काम करते उनके बीवियों के साथ भी इसका अफेयर चल रहा होता है। अब ये सारी चीजें चोरी चुपके थॉमस देख रहा होता है अपने बचपन से ही थॉमस अपने दादाजी की तरह कांडमान करना स्टार्ट कर देता है। खैर प्रेजेंट डे पर हम ये देखते हैं कि थॉमस अपने फार्म हाउस के बेसमेंट में मीरा को बांध के रखा होता है। इसको बेहोश करके हर रोज इसके साथ आरएपी करते रहता है। दूसरी तरफ रितु मीरा के बारे में ही सोचती रहती है। इसको एक बात याद आती है कि इसको फार्म हाउस के पास मिलने के लिए बुलाया था। तो रितु, रीमा, बिजू फार्म हाउस के पास जाते हैं। उस वक्त थॉमस मीरा को इंजेक्शन डालकर मारने ही वाला होता है। तभी रितु की आवाज सुनकर फटाफट से वो रितु के पास आता है। जब मीरा के बारे में पूछ रही होती है तो थॉमस रितु और रीमा को अपने घर में बिठाकर वो बिजू के पास जाकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली इस बिजू का गला काट के मार के अपने कुत्तों को रिलीज कर देता है। अब ये देखकर रितु और रीमा शॉक में रह जाते हैं। थॉमस को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन थॉमस इन दोनों को जख्मी करके रीमा को भी उसी बेसमेंट में लाकर पटक देता है। उसके बाद थॉमस रितु के वो सारे पेंटिंग्स जलाकर एक साइको की तरह हंसने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअली थॉमस को रितु के डॉक्टर से ये बात पता चलती है कि जब कभी भी रितु पानी में डुबकी लगाएगी ये अपनी याददाश्त खो देगी। इसी का फायदा उठाते हुए थॉमस बार बार रितु को बाथ टब में डुबाते रहता है ताकि ये अपना पास्ट भूल जाए। ये खुद नहीं गिरती। और इसी तरह अब तक जो भी लड़कियां मिसिंग हुई, थॉमस रितु के जरिए से उन लड़कियों को किडनैप कर रहा था। बेचारी रितु जाने अनजाने में थॉमस की मदद किया करती थी और थॉमस उन लड़कियों को बेहोश करके अपने फार्म हाउस के बेसमेंट पर लाकर उनके साथ आरएपी करके टुकड़े टुकड़े करके सुअरों को खिलाते रहता है। और रितु इस चीज को भूलने के लिए बार बार रितु को बाथटब में डुबाते रहता है। थॉमस जो भी लड़की को मारता ट्रॉफी की तरह उनकी कोई चीज अपने पास रखते रहता है। खैर प्रेजेंट डे पर जब थॉमस रितु को दोबारा पानी के अंदर डुबाने लगता है तो रितु थॉमस पर ही हमला करके वहां से भाग निकलती है जंगल की ओर। थॉमस भी इसके पीछे भागने लगता है तो रितु अचानक से एक नदी में गिर जाती है। और ऑफ कोर्स रितु अपना पास्ट भूल जाती है। थॉमस दोबारा रितु को अपने फार्म हाउस पर लाता है। उसके बाद जब थॉमस मीरा को मारने ही वाला होता है तभी मीरा होश में आकर थॉमस से फाइट करने लगती है और उसी तरह रीमा भी। इसी फाइट के दौरान रितु अपने कुछ यादें ताज़ा करके गन लेकर थॉमस के शोल्डर पर फायर कर देती है। थोड़ी देर के बाद डेविड और उसकी टीम यहाँ पर आकर रितु, रीमा और मीरा को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। डेविड रितु को कुछ शॉकिंग बातें बताने लगता है कि एक्चुअली तुम्हारा नाम रितु नहीं है, तुम्हारा नाम एस्टर है। एक और शॉकिंग बात यह है कि रितु थॉमस की वाइफ ही नहीं है। थॉमस दूसरी लड़कियों की तरह रितु को भी किडनैप किया था। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था जब रितु बेहोश पड़ी थी थॉमस के कंधे पर। अब पता नहीं रितु को कब से ये भूलने की बीमारी है। जब थॉमस रितु को मारने वाला होता है तो तभी इसको ये बात पता चलती है कि रितु अपना पास्ट भूल गई। सो इसी का फायदा उठाते हुए थॉमस एक रेंटेड घर लेकर ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहते हुए
रितु का ही इस्तेमाल करके दूसरे लड़कियों को किडनैप करने लगता है। रितु के दिमाग में एक अलग ही दुनिया पैदा कर देता है कि रितु थॉमस की हस्बैंड है, इनके 2 बच्चे हैं। जब भी क्राइम करता इसको पानी में डुबकी लगाता। थॉमस जब रितु को टॉर्चर किया था उस वक्त रितु बोगनविले के फ्लावर्स को देखा था। यही चीज इसके दिमाग में बैठ गई और हर बार रितु इन्हीं फ्लावर्स की पेंटिंग किया करती थी। उसी तरह जब छाया को किडनैप किया था तो सराउंडिंग्स में सनफ्लावर के बागीचे थे, इसलिए उसकी पेंटिंग की थी। इस तरह से ये केस सॉल्व होता है। थोड़े दिनों के बाद रितु थॉमस से मिलने के लिए जेल पर जाती है। थॉमस को उम्र कैद की सजा मिल चुकी होती है। उसके पास आकर बहुत गालियां देने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।